जब बाकी दोस्तों, मैं हूं आकांक्ष सेन जेबी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने देखा था दोस्तों थार्डनाइट का सिद्धांत। थार्डनाइट के सिद्धांत में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अधिगम का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कोहलर का सिद्धांत, जिसे कहा जाता है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्या कहा जाता है दोस्तों? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो हम उसको आगे करते हैं दोस्तों। देखिए, हमारे सिद्धांत का जो नाम है दोस्तों वह है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसका जो प्रतिपादक है वह वर्दीमर है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या है दोस्तों? थोड़ा सा परिवर्तन है कि यहाँ पर जो इसके प्रतिपादक हैं, इसके जो प्रवर्तक हैं, इसको जो सर्वप्रथम लाया गया था वह वर्दीमर के द्वारा लाया गया था दोस्तों सन 1911 ईस्वी में। सन 1911 में लाया गया वर्दीमर के द्वारा, मैक्स वर्दीमर के द्वारा, जिन्हें इसका प्रवर्तक कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद उस पर जो प्रयोग किया, उस सिद्धांत पर जो प्रयोग किया, वह किया था कोहलर महोदय ने। किसने किया दोस्तों? कोहलर महोदय ने किया। और जो सिद्धांत में जब प्रयोग किया जाता है, जिस व्यक्ति के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उस सिद्धांत का श्रेय उसके लिए जाता है दोस्तों। तो सिद्धांत पर जो प्रयोग कब किया गया? सन 1916 में किया गया दोस्तों। और वह किया गया दोस्तों जर्मनी। और मैं आपको बताना चाहूं, कोहलर महोदय जो थे वह जर्मनी के निवासी थे। कोहलर महोदय जर्मनी के निवासी थे दोस्तों। इसके साथ उन्होंने जब वो अपना प्रैक्टिकल किया, उन्होंने अपना प्रयोग किया, उस प्रयोग में दो उनके सहयोगकर्ता भी थे। उस प्रयोग में उनके साथ दो सहयोगकर्ता भी थे। एक का नाम था कोप्फा और दूसरा का नाम था लेविन। इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने उस प्रयोग में अपना योगदान दिया। उन्होंने उस प्रयोग करते समय अपना सहयोग किया उस प्रयोग में। और उन्होंने जब आया, उन्होंने 1920 में अपने मदद की उसके सिद्धांत के लिए। लेकिन जब इस पूरा प्रयोग हो जाता है, जब यह पूरा प्रयोग हो जाता है, प्रयोग होने के बाद तब कोप्फा के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। कोप्फा के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। उस पुस्तक का नाम है थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। क्या नाम है दोस्तों? थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। इस पुस्तक में किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से उस सिद्धांत के बारे में, सिद्धांत के गुण, सिद्धांत के दोष, उसके बारे में पूरा डिटेल्स इस पुस्तक में दिया हुआ है दोस्तों। तो यह पुस्तक जो है, यह जो पुस्तक है दोस्तों थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट, यह पुस्तक कोप्फा के द्वारा लिखी गई दोस्तों, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। ठीक है दोस्तों। देखिए, प्रतिपादक कौन है? मैक्स वर्दीमर। इसे दोस्तों मैक्स वर्दीमर कहा जाता है। प्रतिपादक है मैक्स वर्दीमर। 1911 में इन्होंने यह सिद्धांत के बारे में प्रतिपादन किया, या प्रवर्तक हैं, इसको लाया गया। इस पर प्रयोग जो किया वह कोहलर महोदय ने किया। और यह किया दोस्तों सन 1916 में। यह जर्मनी के निवासी थे। और इसके जो सहयोगी थे वह थे दोस्तों कोप्फा और लेविन। इन्होंने सन 1920 में इसकी मदद की। और मदद करने के बाद जब इस सिद्धांत का निष्कर्ष निकला, तब उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। उसमें इस सिद्धांत के बारे में विवरण विस्तृत रूप से उन्होंने दिया। अब देखिए, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अंतर्सूझ एवं अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, या कोहलर का जो सिद्धांत है, वह किस जानवर पर किया गया, किस जानवर पर उसका प्रयोग किया गया दोस्तों। तो यह प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है, उसको याद रखिएगा दोस्तों। एक वनमानुष होता है, एक बंदर की प्रजाति होती है, बानर की प्रजाति होती है, जिसे वनमानुष कहा जाता है। उसका नाम इस प्रयोग में, जब यह प्रयोग किया जा रहा था, तब उसमें प्रयोग में उस वनमानुष का नाम सुल्तान रखा गया था दोस्तों। क्या रखा गया था? सुल्तान रखा गया था। देखिए, कभी भी अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, मैंने एक किताब में एक प्रश्न देखा है, वह प्रश्न इस प्रकार का देखा है कि सूझ अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में जिस जानवर का प्रयोग होता है वह जानवर का नाम बताइए। उसमें वनमानुष लिखा रहता है और चिंपांजी लिखा रहता है दोस्तों, और उसमें और भी नाम लिखे रहते हैं। देखिए, यहाँ पर समझाने के लिए मेरे द्वारा आपको चिंपांजी बताया जा सकता है, आपको समझाने के लिए। लेकिन अगर पुस्तकीय भाषा में बोला जाए, पुस्तकीय भाषा में बोला जाए, जिस पर सिद्धांत, जिस पर प्रयोग किया गया था, अगर उस भाषा में बोला जाए तो उसका नाम वनमानुष था। वनमानुष उसकी प्रजाति है। और उसका जो नाम रखा गया था वह नाम रखा गया था दोस्तों सुल्तान। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। क्या याद रखना है?
इसका प्रवर्तक कौन है? मैक्स बर्दिमर सन 1911 में। प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सन 1916 में कोहलर के द्वारा किया गया। सहयोग किसने दिया? कोफा ने दिया और लेविन ने दिया। जब सहयोग देने के बाद जब यह सिद्धांत पूर्ण रूप से हो चुका, उस पर एक पुस्तक लिखी गई और उस पुस्तक का नाम है थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। उस पुस्तक में इस सिद्धांत के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है और इस प्रयोग के लिए एक जानवर का प्रयोग किया गया। वह जानवर था बनमानुस और इस प्रयोग में उसका नाम रखा गया दोस्तों सुल्तान। यहाँ पे बात क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, इस सिद्धांत के लिए गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहा जाता है। और अगर आपसे कहा जाए कि गेस्टाल्टवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो गेस्टाल्टवाद का जो जनक है वह वर्दीमर को कहा जाता है दोस्तों। यह प्रश्न याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। गेस्टाल्ट संप्रदाय के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मैक्स वर्दीमर को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके कुछ उपनाम दिए गए हैं, वही सेम अलग मैंने कई सिद्धांतों में भी इसके उपनाम बताए थे। जैसे कि इसे गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे समग्रवादी का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे पूर्णाकार का सिद्धांत भी कहा जाता है, पूर्ण से अंश की ओर जाना भी कहलाता है और तात्कालिक आकस्मिक ज्ञान का सिद्धांत भी कहलाता है। देखिए, सिद्धांत पढ़ने से पहले हमें यह देखना होगा कि इस पर जो प्रयोग किया गया था वह किस तरीके का किया गया था, किस प्रकार का इस पर प्रयोग किया गया था। तो जरा हम उसके बारे में देखते हैं। देखिए, यह एक आपको चित्र दिख रहा होगा, यह चित्र के माध्यम से हम इसको समझेंगे दोस्तों। चित्र थोड़ा तिरछा या कुछ भी हो सकता है, लेकिन समझने के तौर पर यह चित्र बढ़िया है अपना। इसमें देखते हैं। देखिए, यह एक कैद खाना है, यह एक कैद खाना है। चूंकि बनमानुस की जो प्रजाति होती है वह बड़ी होती है, गोरिल्ला होता है, चंपांजी होता है, आपने देखा होगा, सर्कसों में भी देखा होगा, बहुत बड़ी रूप होता है जानवर का। नॉर्मल बंदर की तरह नहीं होता है, मनुष्य जैसे उसका पूरा देखने को होता है। देखिए, यह एक कैद खाना है। इस कैद खाने में सुल्तान को रखा गया, उस कैद खाने में सुल्तान को रखा गया। सुल्तान मतलब बनमानुस को रखा गया। बनमानुस को यहाँ रखा गया और ऊपर एक कुंडी लगी हुई है, उस कुंडी पर केले को लटकाया गया। क्या लटकाया गया दोस्तों? केले को लटकाया गया, क्योंकि बनमानुस के लिए जब केला खाना होगा तो वह केले को खाने के लिए प्रयास करेगा। अब देखिए दोस्तों, इस कैद खाने में इस बनमानुस सुल्तान को रखा गया। सुल्तान को रखने के बाद यहाँ पर केला को रखा गया और केला को इतनी ऊंचाई पर रखा गया दोस्तों कि बनमानुस अपने सामान्य हाथों से उसको ना छू सके, ना उसको पकड़ सके। इसके लिए क्या किया गया? एक बॉक्स कैद खाने में उस कोने में रख दिया और एक बॉक्स कैद खाने के इस कोने में रख दिया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अपन को देखना है सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, किस तरीके से वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। देखिए, बनमानुस के लिए यहाँ पर भूख लगी, बनमानुस को यह केला खाना था, लेकिन सामान्य हाथों से वह केले को नहीं छू सका, क्योंकि केला की ऊंचाई थी, केला ऊंचाई पर रखा हुआ था। तब उसने क्या किया? तब उसने एक बक्से को उठाया, तब सुल्तान ने एक बक्से को उठाया और यहाँ पर रखा, और यहाँ पर रखने के बाद उसके ऊपर चढ़कर उसने अपनी ऊंचाई को बढ़ाया और ऊंचाई को बढ़ाने के बाद उसने उस केले को पकड़ लिया और उस केले को खा लिया। यहाँ पर उसका प्रथम चरण पूरा हो जाता है दोस्तों। इसके बाद मनोवैज्ञानिकों के द्वारा क्या किया गया, उन्होंने सोचा चलो ये अकस्मात हो सकता है, इसके बाद जरा दूसरा प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्या किया दोस्तों? इसके बाद उन्होंने ये जो केला है इसकी ऊंचाई और बढ़ा दी। इसके बाद इस केले की ऊंचाई और बढ़ा दी। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर रख दिए उन्होंने 2 बॉक्स। पहले रखा था 1 बॉक्स, अब रख दिए 2 बॉक्स, क्योंकि उसको विकल्प तो देना था। लेकिन वह विकल्प भी होते हैं, लेकिन विकल्प का प्रयोग कब करते हैं? जब आपके अंदर बुद्धि हो। जब आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे तभी तो आप विकल्प का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आपके सामने विकल्प रहेंगे, आप अगर बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो विकल्प का क्या काम। अब देखिए, जब सुल्तान ने सोचा कि अब हमें केला खाना है, अब क्या किया जाए, तब वह क्या करता है, जिस बॉक्स पर वह खड़ा था, जिस बक्से पर वह खड़ा था, उस बक्से पर खड़ा होने के बाद उसने अपने हाथ को ऊपर किया, लेकिन तब भी उसको केला क्या लगा? ऊंचाई पे लगा।
तब उसने क्या किया, उस बक्से से नीचे आया और उस बक्से के ऊपर उसने दूसरे बक्से को रखा ताकि बक्से की जो ऊंचाई है वह जमीन से और ऊंची हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों, जमीन से और ऊंची हो जाए। जब उसने देखा तब उसने यह बक्सा उठाकर उसने इस बक्से के ऊपर रख दिया। देखिए दोस्तों, उसकी ऊंचाई यहां से बढ़ जाती है, उसकी ऊंचाई यहां से बढ़ जाती है और यहां पर फिर वह खड़ा होकर इस केले को तोड़ लेता है या उससे निकाल लेता है और खा लेता है। देखिए, दो चरण यहाँ पे पूरे हो जाते हैं दोस्तों। क्या हो जाते हैं, दो चरण यहाँ पर पूरे हो जाते हैं बॉक्स को लेकर। तब मनोवैज्ञानिक सोचते हैं चलो ठीक है, इसको कैद खाने में रखा गया बॉक्स पे, इसने नॉर्मल भाषा में इसने कभी प्रैक्टिकल किया होगा, इसने बुद्धि लगा ली। अब इसके लिए जरा थोड़ा हटके काम करते हैं, जिसमें उसकी बुद्धि लगाने के लिए थोड़ा उसको सोचना पड़े। तब यह क्या करते हैं, इस कैद खाने में से बॉक्स को अलग कर देते हैं, केले को अलग कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दोस्तों जो कैद खाना है वह कैद खाना एक जालीनुमा आकार का है। यहाँ पर जाली लगी हुई है दोस्तों, कैद खाने में सलाखें होती हैं। अब यहाँ पर रखा गया दोस्तों केला। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर रखा गया केला, दोस्तों, और इसके लिए यहाँ पर एक रॉड यहाँ पर रख दी गई, लोहे की छड़ यहाँ पर उसको रख दी गई। ये तीसरा प्रयोग है दोस्तों, याद रखिएगा। पहला प्रयोग उसने एक बक्से पर किया, दूसरा प्रयोग उसने दो बक्सों पर किया, तीसरा प्रयोग यहाँ पर क्या होता है, केले को सलाखों के बाहर रख दिया जाता है, कैद खाने के बाहर रख दिया जाता है और यहाँ पर रखने के बाद इसके पास में लोहे की छड़ रख दी जाती है। लोहे की छड़ रखने के बाद जब सुल्तान सोचता है कि मुझे यह केला खाना है, पहले तो वह हाथ डालने की कोशिश करता है, हाथ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल हो जाता है। असफल होने के बाद फिर वह क्या करता है, फिर वह इस लोहे की छड़ को उठाता है और सलाखों के यहाँ से डाल के अपने हाथ की लंबाई को बढ़ा लेता है, अपने जो दूरी है उसको कम कर लेता है और वहां से लोहे की छड़ के द्वारा उस केले को अपनी ओर खींच लेता है और अपने केले को खा लेता है। देखिए, यहाँ पर भी सुल्तान ने बुद्धि का प्रयोग किया। उसने बुद्धि का प्रयोग क्या किया, सबसे पहले तो उसने एक बक्से के द्वारा उसको निकाला, वहां पर उसने बुद्धि का प्रयोग किया। फिर उसने दो बक्सों को एक के ऊपर एक रख के उसने फिर वहां बुद्धि का प्रयोग किया। मतलब जिस तरीके की उसके लिए परिस्थिति बन रही है, जिस तरीके का उसके लिए मौका मिल रहा है, माहौल मिल रहा है, उस तरीके से वह अपने प्रयास कर रहा है, उस तरीके से वह अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है दोस्तों, सूझ और बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। इसके बाद मनोवैज्ञानिकों के द्वारा क्या किया जाता है, यानी केले की दूरी और बढ़ा दी जाती है, यानी केले की दूरी और बढ़ा दी जाती है और उसके पास में यहाँ पे दो रॉडों को छड़ों को यहाँ पे रख दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, केले को और दूर कर दिया गया, यहाँ पर दो रॉडों को रख दिया गया। अब देखिए यहाँ क्या करता है वह क्या करता है, एक छड़ को उठाता है, उससे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिर असफल होता है। फिर वह बुद्धि का प्रयोग करता है कि अगर इन दोनों छड़ को आपस में मिला दिया जाए, अगर, क्योंकि देखो छड़ तो रखी हुई थी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, तो उसको इस तरीके से रखी गई थी कि इस तरीके का वह सोचेगा। तो वह क्या करता है, उन लोहे की छड़ को आपस में मिलाकर उसकी लंबाई बढ़ा लेता है और तब उसके द्वारा खींचकर उसको क्या कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। इस तरीके से 4 चरण में यह प्रयोग होता है दोस्तों। तो इसी के माध्यम से इसके उपनाम दिए गए हैं। गेस्टाल्ट का सिद्धांत, गैस करना मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। यह एक ग्रीक शब्द का प्रयोग किया गया है इसमें गेस्टाल्ट का, जिसका मतलब होता है गैस करना। गैस मतलब सोचना, बुद्धि का प्रयोग करना, सूझ इस्तेमाल करना। समग्रवादी का सिद्धांत, जब कोई समस्या सामने होती है उस समस्या का तुरंत समाधान करना समग्रवादी कहलाता है दोस्तों। उस समस्या का तुरंत समाधान करना, पूर्णकार होना, जब तक उस पर करना, जब तक उस पर बुद्धि का प्रयोग करना, जब तक वह पूर्ण रूप से सफल ना हो जाए दोस्तों। अगली बात होती है पूर्ण से अंश की ओर
पूर्ण से अंश की ओर मतलब जो हमारा छोटा सा एक पूरा का जो काम रहता है उसको एक छोटे से तरीके से प्रयास करना होता है। उसके सूझ बुद्धि को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करना पड़ता है दोस्तों। एक बार में सफलता नहीं मिलती, 2 बार करना पड़ता है, लेकिन अलग अलग अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है तात्कालिक एवं अकस्मात ज्ञान का सिद्धांत। देखिए यह एक ऐसी चीज होती है, देखिए यहाँ पर आपको ज्ञान का मिला, अकस्मात मिला, आपको तत्काल मिला, आपके पास पहले से नहीं था। देखिए क्या क्या ये सब करना उसके लिए पहले से था? जी नहीं, पहले से नहीं था। वो तो उसके लिए जिस तरीके की सिचुएशन बनी, जिस तरीके का उसको माहौल बना, उस तरीके से उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया दोस्तों। उस तरीके से उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उसके हिसाब से उसने ज्ञान की प्राप्ति की। इसका मतलब उसने पहले अंदाज लगाया कि नहीं है ऐसा करने से ये हो जाएगा। जैसे मान के चलो आप जंगल जाते हैं, जंगल में अगर आपके सामने अगर शेर आ जाता है तो शेर आ जाता है तो आपको सोचते नहीं हैं आप। कोई भी बालक, कोई व्यक्ति अगर जंगल में चला गया और उसके सामने अगर शेर खड़ा हो जाए तो वह सोचेगा नहीं कि मुझे अब क्या करना है। उसके दिमाग में तुरंत अकस्मात और तत्काल रूप में एक बुद्धि के द्वारा एक ज्ञान प्राप्त होगा कि मुझे तुरंत पेड़ पे चढ़ा जाना चाहिए। देखिए बहुत सारे विकल्प होते हैं, भागना चाहिए, आग जलाना चाहिए, या उसको मारना चाहिए, या एक डंडे से उसको भगाना चाहिए। कई प्रकार के उपाय हो सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं सोचता? उसका बुद्धि तुरंत उस तरीके की काम करती है, तत्काल उसकी बुद्धि में अंदर एक ज्ञान आता है। इसका ज्ञान क्या आता है कि मुझे पेड़ पे चढ़ा जाना चाहिए ताकि हम बच सकते हैं। ये ज्ञान क्या होता है? पहले से प्रैक्टिकल तो नहीं होता, लेकिन तुरंत आता है। इसलिए क्या कहा जाता है दोस्तों? तात्कालिक एवं आकस्मिक ज्ञान। ये होते हैं दोस्तों उसके क्या? सिद्धांत के उपनाम। अब देखिए सिद्धांत के गुण। इन सिद्धांत का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, कहाँ कहाँ होता है। अब देखिए सबसे पहली तो बात आती है दोस्तों समस्या का पूर्ण ज्ञान से प्रस्तुतिकरण। समस्या का पूर्ण ज्ञान से प्रस्तुतिकरण। समस्या का पूर्ण ज्ञान से प्रस्तुतिकरण मतलब जो आपके लिए समस्या आई है, जो आपके लिए समस्या पैदा हो रही है, सबसे पहले तो उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि समस्या जो है वह किस तरीके की है। जब तक उसका पूर्ण ज्ञान आपको नहीं होगा तब तक उसका प्रस्तुतिकरण नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, आपके लिए कोई भी अगर समस्या है तो सबसे पहले उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि जो समस्या है वह किस तरीके की है, उससे किस तरीके से निपटना चाहिए, और तब उसके बारे में फिर क्या होता है दोस्तों प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। कठिन विषयों के लिए उपयोगी है। कठिन विषयों के लिए जैसे कि आपने कोई देखिए कठिन विषयों के लिए और गणित विज्ञान के लिए ये दोनों एक ही गुण हैं जो कि अलग अलग लिख दिए गए। यहाँ विषयों के आधार पर लिख दिया है और वहाँ कठिन विषयों के आधार पर लिख दिया है। कठिन विषयों का मतलब जैसे गणित है। गणित जब कोई व्यक्ति करता है, देखो आज के समय में आपने देखा होगा कंपटीशन का दौर है, कई लोग एक शॉर्टकट करने का सोचते हैं कि छोटी से छोटी मेथड के बारे में सोचते हैं क्योंकि समय कम रहता है। कंपटीशन लेवल का समय 30 सेकंड के अंदर एक हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, लेकिन वही क्वेश्चन जब हम 10th लेवल का करते हैं या 10th लेवल में जब हम पढ़ाई करते थे तब उस प्रश्न को करते हैं तो फिर दोस्तों हमारे लिए 1.5 पेज का क्वेश्चन लगता है। 1.5 पेज का उस क्वेश्चन को हल करना पड़ता है, लेकिन वही अगर हम आज बैंक या एसएससी लेवल में जब उसका सॉल्व करते हैं दोस्तों तो 30 सेकंड में हम उसका आंसर लाने की कोशिश करते हैं। यह क्या होता है? बुद्धि का प्रयोग करना, अलग अलग तरीके की बुद्धि का प्रयोग करना कि किस तरीके से मुझे बुद्धि का प्रयोग करके इसको यहाँ से निपटाना है और तुरंत यहाँ से हमें हासिल करना है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? कठिन विषयों के लिए उपयोगी होता है। रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी। देखिए आपने बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन देखे होंगे, आर्किटेक्चर देखे होंगे जो कि मकानों का नक्शा बनाते हैं, मकानों का मकानीकरण करते हैं। देखिए वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो मकान का एक नक्शा तैयार करते हैं आर्किटेक्चर वगैरह की, मुझे इस मकान में यहाँ पर बेडरूम है, यहाँ पर किचन है, यहाँ पर पार्क है, यहाँ पर पार्क होने के बाद यहाँ पर पार्किंग है, यहाँ पर स्विमिंग पूल है। इस तरीके का वो डायग्राम बनाते हैं, लेकिन उसको देखने के बाद फिर अपनी और बुद्धि लगाते हैं। बुद्धि लगाने के बाद फिर उसको नहीं यहाँ नहीं उसको यहाँ बनाना है, नहीं स्विमिंग पूल को आगे की जगह पीछे रखना है, या इस पार्क को इस तरीके से ना बनाकर खड़ा ना बनाकर आड़े में बनाना है। इस तरीके से वो लोग सोचते हैं, मतलब रचनात्मक जो कार्य करते हैं डायग्राम आर्किटेक्चर वगैरह, उसमें भी सूझ या बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से यह गुण क्या होता है? रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी होता है। ठीक है दोस्तों, स्वयं खोज करके सीखना। देखिए यह सबसे बड़ी बात होती है, जब किसी के सामने कोई विपत्ति या समस्या सामने आती है, उसकी समस्या का समाधान वह खुद करता है।
अगर मैंने आपको एक उदाहरण दिया, अगर आपके सामने कोई शेर आ जाता है और शेर के लिए अगर आपको निपटना है, तो आप किसी के सोचने का इंतजार नहीं करेंगे दोस्तों कि अब आपके सामने कोई आएगा, आप किसी को फोन लगाएंगे, भाई मुझे मेरे सामने शेर आ गया, बताइए मैं क्या करूं। ऐसा नहीं करते। अब आपके लिए समस्या आई है तो इसका समाधान आपको स्वयं खोजना पड़ेगा कि स्वयं हम इस समस्या से किस तरीके से बाहर निकलें, और इसी के द्वारा आप क्या करते हैं, सीखते हैं। इसी के द्वारा क्या करते हैं दोस्तों, सीखते हैं। देखिए जैसे कोई भी अगर आप एग्जाम हॉल में अगर आप पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, आपका पूरा पेपर हो गया, आपके लिए 15 मिनट का समय मिल गया पेपर को मिलाने के लिए, उसमें आप क्या करते हैं, जो समस्या आपके सामने बनी है, जो समस्या आपके सामने बनी है, जैसे कि कोई प्रश्न का हल आपसे नहीं बन रहा है, एक वजह समस्या है, उस समस्या को कौन खोजेगा, आप स्वयं खोजेंगे। उसको अलग अलग तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। इस मेथड से करेंगे, नहीं आएगा तो दूसरी मेथड से करेंगे, उससे नहीं आएगा तो तीसरी मेथड से करेंगे, लेकिन उसको आप क्या करेंगे, हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वह सवाल एक तीसरी मेथड से बन जाता है, तीसरी विधि के द्वारा जब वह सवाल बन जाता है, इसका मतलब क्या है, आपने सीख लिया कि इस तरीके के जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं उसके लिए यह मेथड या विधि उचित है, और आप उसी का प्रयोग करके उसको हल करने लगते हैं। तो उसी के आधार पर क्या है दोस्तों, स्वयं खोज करके सीखना। बालकों की बुद्धि, कल्पना व तर्क शक्ति का होना। देखिए जो बालक अपने इस तरीके से सूझ और बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपने रीजनिंग, तर्क शक्ति क्या होती है, रीजनिंग होती है, रीजनिंग में बुद्धि का प्रयोग करना होता है, उसकी जो मानसिक क्षमता होती है वह तीव्र होती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति रीजनिंग के लिए बहुत ही गहन अध्ययन करता है उसका ब्रेन बहुत तेज होता है। पजल है, पजल के लिए आप जितना ज्यादा पजल करेंगे, क्यूब है आपका क्यूब, इस तरीके के जो पजल्स के जो गेम्स होते हैं, जो उस माइंड में ब्रेन को एकदम इतना हार्ड बना देते हैं, इतनी बुद्धि क्षमता बढ़ा देते हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है, बहुत सोचना पड़ता है कि आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। उसमें क्या होता है, बालक की जो मानसिक क्षमता होती है, कल्पना करने की क्षमता होती है, वह तीव्र होती है दोस्तों। ठीक है, खोज विधि का जन्म हुआ, यहाँ से खोज विधि जन्म होती है। जब हम आपको पेडागोजी पढ़ाएंगे, जब हम आपको शिक्षा शास्त्र पढ़ाएंगे, उसमें एक विधि का प्रयोग होता है, खोज विधि, और उसमें हम बताएंगे कि खोज विधि का प्रयोग यहाँ से जन्म होता है कि किस तरीके से बालक समस्या को समाधान करने के लिए खोजता है, और खोज करने के बाद फिर उसका निदान निकालता है और अपनी बुद्धि के प्रयोग के द्वारा उस समस्या का हल निकालता है। फिर क्या होता है दोस्तों, गणित, विज्ञान और व्याकरण जैसे विषयों में उपयोगी है। मैंने वही बात बताई जो कठिन विषयों के लिए उपयोगी है। तो गणित को सॉल्व करने के लिए विज्ञान में गणित का मैंने आपको बताया, इस विधि से नहीं तो दूसरी विधि से करेंगे, दूसरी विधि नहीं तीसरी विधि से करेंगे, लेकिन उसको करेंगे जरूर, उसमें बुद्धि का प्रयोग करेंगे। ऐसी विज्ञान होता है। कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, कई साइंटिस्टों के द्वारा, कई वैज्ञानिकों के द्वारा अध्ययन किया जाता है केमिकल्स के ऊपर, रसायन शास्त्र में किया जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक केमिकल बनाते हैं, दूसरा केमिकल बनाते हैं, तब उसमें सोचते हैं नहीं यार इसमें तो थोड़ा ये कम रह गया, इसमें जरा और मिलाते हैं, थोड़ा और बुद्धि का प्रयोग करते हैं, उसमें थोड़ा और इधर उधर करके इस तरीके से वो केमिकल का निर्माण करते हैं, अलग अलग चीजें बनाते हैं। रसायन शास्त्रों में अलग अलग केमिकल, अलग अलग उद्योगों में अलग अलग प्रकार की चीजें बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, विज्ञान। कोई भी अगर आप विज्ञान के क्षेत्र में कुछ भी ले लीजिए, आपने कंप्यूटर देखा, सबसे पहले सुपर कंप्यूटर आया, नहीं इसमें थोड़ा सा सुधार और किया जाए, फिर डेस्कटॉप आया, फिर थोड़ा सा बुद्धि लगाई जाए, डेस्कटॉप के लिए कहीं ले जा नहीं सकते इसलिए उसको लैपटॉप में कन्वर्ट किया, फिर उसमें बुद्धि को लगाया। इस प्रकार क्या हो रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में उस पर बुद्धि लगाई जा रही है, उसमें सूझ बुद्धि का प्रयोग किया जा रहा है और उस पर निदान निकाले जा रहे हैं। अलग अलग सीखने को मिलता है कि हाँ यार डेस्कटॉप कंप्यूटर को अगर इस तरीके से बनाया जाए तो उसको लैपटॉप में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इससे सीखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा क्या, इसके गुण होते हैं जो कि हमने यहाँ पे पढ़ लिए। एक बार फिर दोहराते हैं। सिद्धांत का नाम है सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। प्रतिपादक और प्रवर्तक जो हैं, इसके जो प्रवर्तक हैं इसे मैक्स बर्दिमर को कहा जाता है दोस्तों। प्रयोगकर्ता कोहलर है, उन्होंने 1916 में दिया, वो दोस्तों जर्मनी के निवासी थे। सहयोगी थे कोप्फा और लेविन, उन्होंने 1920 में मदद की, और कोप्फा के द्वारा एक किताब लिखी गई, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट पुस्तक लिखी गई दोस्तों, जिसमें सिद्धांत के बारे में पूरा विवरण दिया हुआ है। और जो प्रयोग किया गया हुआ दोस्तों मनमानुस पर किया गया, सुल्तान नाम उसका नाम रखा गया दोस्तों, प्रयोग करने के लिए उसका नाम सुल्तान रखा गया। यह प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, यह पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर इसे गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहा जाता है, समग्रवादी का सिद्धांत कहा जाता है, पूर्णकार का सिद्धांत कहा जाता है, पूर्व से अंश की ओर कहा जाता है, तात्कालिक एवं आकस्मिक ज्ञान कहा जाता है। और उसके जो गुण होते हैं, गुण कौन कौन से होते हैं, समस्या का पूर्ण ज्ञान से प्रस्तुतिकरण होता है, कठिन विषयों के लिए उपयोगी होता है, रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी होता है, स्वयं खोज करके सीखने का उपयोगी होता है,
बालकों की बुद्धि कल्पना तरक शक्ति के लिए उसको उपयोगी होता है। और खोज विधि का जन्म हुआ दोस्तों सिद्धांत के द्वारा, और गणित विज्ञान व्याकरण जैसे विषयों में उपयोगी होता है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है हमारे द्वारा सिद्धांत के बारे में पढ़ा गया दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों हमारा इतना ही काफ़ी है दोस्तों। कल हम पढ़ेंगे नए सिद्धांत के, जो सिद्धांत का नाम होगा दोस्तों लॉरेंज कोहेलबर्ग का सिद्धांत दोस्तों। क्लार्क हल का सिद्धांत भी पढ़ेंगे दोस्तों। इस प्रकार हम समस्त सिद्धांतों को यहाँ पे करेंगे जो कि आपसे पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। आप बने रहिएगा, रेगुलर इसको पढ़ते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, 4-5 सिद्धांत होते हैं। 4-5 सिद्धांत में से हो सकता है किसी एक सेट में आपसे कोहलर का सिद्धांत पूछ लिया जाए, किसी एक सेट में आपसे पावलोव का सिद्धांत पूछ लिया जाए, किसी एक सेट में आपसे थार्डनाइट का सिद्धांत पूछ लिया जाए, किसी एक में जीन प्याजे का पूछ लिया जाए। तो दोस्तों ऐसे होते हैं, इसलिए हमारा ध्यान क्या है, हर प्रकार का सिद्धांत अपने दिमाग में सेटअप रहना चाहिए। ये आपके लिए हर एग्जाम में बहुत उपयोगी होगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा। जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। जय हिंद।